फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आदिकाल एवं भक्तिकाल को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल को। इसके अंतर्गत हम रीतिकाल के सामान्य परिचय को पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, जहाँ पर आचार्य शुक्ल ने जो रीतिकालीन कवियों के लक्षण ग्रंथ हैं, उनमें लक्षण और उदाहरणों में जो गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं उसके विषय में, और रीति काल की ये परंपरा कहाँ से चली और किस कवि से इसको मानना चाहिए आदि बातों को बताया था, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ वो जो गड़बड़ियाँ पाई गई हैं लक्षण और उदाहरणों में, उसके उदाहरण यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट किए हैं, तो उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। केशवदास ने रूपक के 3 भेद दंडी से लिए। केशवदास ने रूपक के 3 भेद कहाँ से लिए? दंडी से। कौन सा? अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। ये 3 भेद इन्होंने दंडी से लिए। इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता और उदाहरण भी अधिक ताद्रूप्य रूपक का हो गया है। इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता अर्थात अद्भुत रूपक का, और उदाहरण भी अधिक ताद्रूप्य रूपक हो गया है। विरुद्ध रूपक भी दंडी से नहीं मिलता और रूपकातिशयोक्ति हो गया है। और विरुद्ध रूपक भी दंडी से जो इन्होंने लिया है वो दंडी से नहीं मिलता, अब इनके काव्य में आकर रूपकातिशयोक्ति हो गया है। रूपक दंडी के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है। रूपक दंडी के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है, जहाँ प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है, तो वहाँ पर रूपक होता है। केशव के न तो लक्षण से ये बात स्पष्ट होती है न उदाहरण से। अब जो ये बात दंडी के अनुसार थी वह केशव के काव्य में आकर न उनके लक्षण से और न उसके उदाहरण से ही प्रकट होती है। उदाहरण में दंडी के उदाहरण का ऊपरी ढांचा भर झलकता है। अब उदाहरण जो उन्होंने दिए हैं उसमें दंडी के जो उदाहरण हैं उनका ऊपरी ढांचा भर झलकता है, ऊपरी बनावट ही केवल दिखाई देती है, पर असल बात का पता नहीं है। जो असल में दंडी का मर्म था, जो वो कहना चाहते थे, वह बात यहाँ पर नहीं आ पाई है। इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे दिए गए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि बिना ठीक समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे दिए गए हैं। भूषण क्या? प्रायः सभी हिंदी कवियों ने भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों में सादृश्य की बात छोड़ दी है। भूषण क्या? प्रायः सभी कवियों ने भ्रम, संदेह और स्मरण जो अलंकार हैं उनमें सादृश्य की बात उनके लक्षणों में छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए हैं। भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है। अब सबसे अधिक गड़बड़ भूषण के उदाहरण का है, जिससे उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए हैं। शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है, पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता। उपादान लक्षण का लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत। उपादान लक्षण जो है उसका लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत है। उदाहरण से साफ झलकता है कि इस लक्षण का स्वरूप ही समझने में भ्रम हुआ। उदाहरण से ही लगता है कि इस लक्षण का जो स्वरूप था वह ही समझ में नहीं आया। जबकि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ, तब तरह तरह के वाद कैसे प्रतिष्ठित होते। जब काव्यांगों का विवेचन हुआ ही नहीं, तब वाद प्रतिष्ठित कैसे हो सकते थे। जब काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन हुआ ही नहीं, तब अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हैं। वैसे वादों के लिए हिंदी के रीति क्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला। जब काव्यांगों का अलग अलग विवेचन हुआ ही नहीं, काव्यांग अलग किए ही नहीं गए, तो ये वाद किस आधार पर प्रचलित किए गए। और हिंदी की रीति क्षेत्र में ऐसे वादों के लिए रास्ता ही नहीं निकला। केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। केशव को ही केवल उन्होंने अलंकारों को ही प्रमुख माना, इसलिए अलंकारवादी कह सकते। केशव के उपरांत रीतिकाल में होने वाले कवियों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया। वे रस को ही काव्य की आत्मा
या प्रधान वस्तु मानकर चले। जो केशव के उपरांत हुए, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले। उन्होंने किसी वाद की ओर ध्यान नहीं दिया। महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की, पर उसके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया। उन्होंने भी नहीं किया। जबकि उन्होंने महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की चंद्रालोक के आधार पर रचना की। इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। रीति ग्रंथों के कर्ता कौन थे? भावुक, सहृदय, निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का विवेचन करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों, विशेषता श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणों से चुनकर इकट्ठा करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी। ये कार्य बहुत बड़ा किया गया क्या कि उन्होंने अलंकारों के बहुत सरस और हृदयग्राही उदाहरण इकट्ठा किए। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा। इससे श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत मुक्तक रचना हिंदी में हुई। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ कि इसके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए, और नायिका भेद का और श्रृंगार रस का इतना अधिक विस्तार हुआ कि इसके एक एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए। इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका भेद के भीतर दिखाया। अब ये श्रृंगार रस का सारा भेद कवियों ने नायिका भेद के भीतर दिखाया। रस ग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ हैं, जिनमें और दूसरे रस पीछे से संक्षेप में चलते कर दिए गए हैं। रस ग्रंथ जितने भी पाए जाते हैं वो वास्तव में असल में नायिका भेद के ही ग्रंथ हैं, परंतु उसमें दूसरे रस पीछे से और जोड़ दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं। नायिका श्रृंगार रस का आलंबन है। इस आलंबन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया, और न जाने कितने ग्रंथ केवल नख शिख वर्णन के लिखे गए। नायिका श्रृंगार रस का आलंबन है, तो इस कारण आलंबन के अंगों का वर्णन ही करना एक स्वतंत्र विषय ही बना लिया गया, और इसी को लेकर नख शिख वर्णन के न जाने कितने ग्रंथ लिखे गए। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में षट ऋतु वर्णन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी गईं। विप्रलंब संबंधी 12 मासे भी कुछ कवियों ने लिखे। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में षट ऋतु वर्णन भी लिखा गया और 12 मासा भी लिखा गया। विरह वियोग में विप्रलंब से संबंधित 12 मासे भी लिखे गए। रीति ग्रंथों की परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा, जो ये रीति ग्रंथों की परंपरा चली, इसके द्वारा विस्तृत विकास में कुछ बाधा पड़ी, क्योंकि हिंदी साहित्य इन रीति ग्रंथों तक ही सिमट कर रह गया और किसी पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन भिन्न भिन्न चिंत्य बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई। वह एक प्रकार से बद्ध और परिमित सी हो गई, वो सीमित हो गई और वही रीति ग्रंथों में ही बंधी सी रह गई। उसका क्षेत्र संकुचित हो गया, वाग्धारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी। ये यहाँ से कथन के रूप में इम्पोर्टेंट है, जिससे वाग्धारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए। ये किसका कथन है? इस प्रकार प्रश्न बन सकता है, और किस युग या काव्य की किस प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। अब दूसरी बात यह हुई कि कवियों की जो व्यक्तिगत विशेषता थी उसके लिए अभिव्यक्त होने का अवसर कम रह गया, वो अभिव्यक्त नहीं हो पाई। कुछ कवियों के बीच भाषा शैली, पद विन्यास, अलंकार विधान आदि बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सकें, पर उनकी आभ्यंतर प्रवृत्ति के अन्वेषण में समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं। ये भाषा शैली, पद विन्यास आदि तो हम दिखा सकते हैं जो कि बाहरी बातें हैं, पर उनकी आभ्यंतर प्रवृत्ति क्या थी, उनकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति क्या थी, इसका अन्वेषण करने में, इसको ढूंढने में उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री
नहीं मिल सकी है, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। क्योंकि रीतिकाल में सारे लक्षण ग्रंथ, रीति ग्रंथ आदि ही मिले। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे उस चित्त संस्कृति दोष का निराकरण होता जो ब्रजभाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है। यहाँ भी कथन के रूप में पूछा जा सकता है। और नहीं तो वाक्य दोषों का पूर्ण रूप से निरूपण होता, जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती। यहाँ पर आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि जो अभाव था भाषा में, वो रीतिकाल में पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि रीतिकाल तक पहुँचते पहुँचते भाषा प्रौढ़ होती जा रही थी और इसी समय उसका व्याकरण भी परिमार्जित हो जाना चाहिए था, जो कि न हो सका। इसी कारण जितने भी ग्रंथ ब्रजभाषा के रचित हैं रीतिकाल में, उनमें व्याकरण संबंधी दोष सर्वत्र थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, थोड़ा बहुत पाया जाता है। और नहीं तो वाक्य दोषों का पूर्ण रूप से निरूपण होता, जिससे भाषा में और कुछ सफाई आती, तो वाक्य दोषों का निरूपण भी नहीं हो सका। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे। जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, जिस रस को उन्होंने लिया उसको निभाने का पूरा आवेश उनमें था। पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है, परंतु भाषा में उनकी भी कहीं कहीं पर दोष है, अनेक स्थलों पर हैं। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों का ना होता। यदि उसी समय एक भाषा का एक मानक रूप निर्धारित कर दिया जाता, शब्दों के रूपों को स्थिर कर दिया जाता कि यही शब्द रूप मानक है, तो कवियों की हिम्मत ना होती कि वो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधि, इन दोनों काव्य भाषाओं का कवि की इच्छानुसार सम्मिश्रण भी था। और भाषा की गड़बड़ी का एक कारण यह भी था कि कवियों ने अपनी इच्छानुसार, अपनी सुविधानुसार ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं को मिश्रित कर दिया। यद्यपि एक समान साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती, पर वह अपना ढांचा बराबर बनाए रखती है। यद्यपि एक भाषा एक ही जगह किसी क्षेत्र विशेष या प्रदेश विशेष तक सीमित नहीं रह सकती, परंतु जो उसका ढांचा है, जो उसका मानक रूप है, वो तो बराबर बना ही रहता है। काव्य की ब्रज भाषा के संबंध में भी अधिकतर यही बात रही। सूरदास की भाषा में यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग, जैसे मोर, हमार, कीन, अस, जस इत्यादि बराबर मिलते रहे। सूरदास की भाषा में पूर्वी प्रयोग मिलता रहा। बिहारी की भाषा भी कीन, दीन आदि से खाली नहीं। रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ, अतः इस काल में काव्य की ब्रज भाषा में अवधि के प्रयोग और अधिक मिले। क्योंकि रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ, इसलिए जो इस काल की ब्रज भाषा थी उसमें अवधि का प्रयोग अधिक मिला। इस बात को किसी कवि ने लक्ष्य भी किया। दास जी ने अपने काव्य निर्णय में काव्य भाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किया। अब दास जी ने अपनी जो काव्य निर्णय इनका था भिखारी दास जी का, उसमें काव्य भाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किया, उस पर भी कुछ ध्यान दिया। मिश्रित भाषा के समर्थन में वे कहते हैं, अब उन्होंने जो मिश्रित भाषा चल रही थी उसके समर्थन में कहा, जो भाषा का मिश्रण चल रहा था, एक दूसरे में भाषा को मिश्रित करके जो रचना हो रही थी, उसके संदर्भ में यहाँ पर उन्होंने कहा है, ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहें सुमति सब कोय, मिल संस्कृत पारस्य पय अति प्रकट जुहोय, ब्रज मागधी मिलय अमर नाग यवन भाखान, सहज पारसी हु मिलय शटविद कहत बखान। तो इस प्रकार इन्होंने मिश्रित भाषा का समर्थन किया है इन पंक्तियों में। उक्त दोहों में मागधी शब्द पूर्वी भाषा का अभिप्राय है। जो मागधी शब्द से पूर्वी भाषा का अभिप्राय है, जो मागधी शब्द है इसको पूर्वी भाषा समझना चाहिए। अवधि अर्ध मागधी से निकली मानी जाती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। जमादानी के लिए ब्रज का निवास आवश्यक नहीं है, आप्त कवियों की वाणी भी प्रमाण है। इस बात को दास जी ने स्पष्ट कहा है। क्या कहा है इन्होंने, आइए देखते हैं।
सूर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्मा, चिंतामणि मतिराम भूषण सुजानिए, लीलावर सेनापति निपट निवाज निधि, नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिए, आलम रहीम रस खान सुंदरादिक, अनेकन सुमति भय कहाँ लो बखानिए, ब्रजभाषा हेत ब्रजभाष ही न अनुमानो, ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हो सो जानिए। अब इन्होंने यहाँ पर मेन बात जो कही है, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हो सो जानिए, कि जो ब्रजभाषा में यदि कोई रचना कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रज का निवासी ही है। मिली जुली भाषा के प्रमाण में दास जी कहते हैं कि तुलसी और गंग तक ने जो कवियों के शिरोमणि हुए हैं ऐसी भाषा का व्यवहार किया है। ये पंक्ति के रूप में भी इम्पोर्टेंट है कि ये किसकी पंक्ति है, तो ये भी कालिदास जी की पंक्ति है। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाखा विविध प्रकार। अब तुलसी और गंग सुकवियों के सरदार हुए हैं, शिरोमणि माने जाते हैं जो कवियों के, उनके काव्यों में भी विविध प्रकार की भाषा मिली है, ऐसा ये कहते हैं। ये भी पंक्ति के रूप में पूछी जाती है। इन सीधे साधे दोहों का यह अर्थ ले कि तुलसी और गंग इसीलिए कवियों के सरदार हुए कि उनके काव्य में विविध प्रकार की भाषा मिली है। उनकी समझ को क्या कहा जाए। दास जी ने काव्य भाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया वह कोई 100 वर्षों की काव्य परंपरा के पर्यालोचन के उपरांत। अब यहाँ पर इन्होंने मिश्रित भाषा का समर्थन किया है दास जी ने, इसीलिए इन्होंने लिखा है कि इन्होंने तुलसी और गंग ने मिश्रित भाषा का प्रयोग किया, इसीलिए वे कवियों के शिरोमणि हैं। इसीलिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि अब उनकी समझ को क्या कहा जाए। अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ही ठीक है। उन्होंने काव्य भाषा ब्रजभाषा ही कही है, जिसमें और भाषाओं के शब्दों का भी मेल हो सकता है, पर भाषा संबंधी और अधिक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा। उनके कारक चिन्हों और क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार बराबर करते रहे। अब इन्होंने भाषा संबंधी मीमांसा अधिक न हुई, चिंतन अधिक न हुआ, इसलिए उन्होंने अन्य बोलियों के शब्दों तक ही सीमित नहीं रखा। जो शब्द थे उन्होंने उनके कारक चिन्हों और क्रिया रूपों का भी मनमाना प्रयोग करते रहे। ऐसा वे केवल सौंदर्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं। वो केवल अपने पद की, अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयोग करते थे, ना कि सिद्धांत के अनुसार। करना के भूतकाल के लिए वे छंद की आवश्यकता अनुसार कियो कीनो कर्यो, करना के भूतकाल के लिए वे छंद की आवश्यकता अनुसार जैसा छंद बन रहा था उसका तुक मिलाने के लिए उन्होंने कियो कीनो कर्यो, करियो कीन, यहाँ तक कि किय तक रखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है। रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रज भाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी, क्योंकि उसकी भाषा का कोई स्वरूप निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है। भक्ति काल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों के संसर्ग से कुछ फारसी के शब्द और चलन भाव मिलने लगे थे, इसका उल्लेख हो चुका है कि भक्ति काल में मुसलमानों के संसर्ग से कुछ फारसी के शब्द भी चलन में मिलने लगे थे। नामदेव और कबीर आदि की तो बात ही क्या, तुलसीदास जी ने भी गनी, गरीब, साहब, इतान, उमरदराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। सूर में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। अब ऐसे शब्दों में जो फारसी आदि के हैं उनमें गनी, गरीब, साहब और भाषा के शब्दों का प्रयोग तुलसीदास जी ने भी किया है, जो कि कवियों के शिरोमणि माने जाते हैं। सूर में जो है ऐसे शब्द कम मिलते हैं। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यों-त्यों कवि लोग उन्हें अधिकाधिक स्थान देने लगे। जिस प्रकार मुसलमानी राज्य दृढ़ होता गया इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार भी बढ़ता गया और उसी प्रकार काव्य में भी अधिकाधिक ऐसे शब्दों को कवि लोग स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहां चारों ओर सुनाई देने लगे। अब राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी सभ्यता का व्यवहार होने लगा, अनुकरण होने लगा और फारसी के लच्छेदार शब्द वहां भी सुनाई देने लगे, प्रयोग किए जाने लगे। अतः भाट
या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे। वे भी दरबार में खड़े होकर उमर दराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। अब जो भाट कवि थे, भाट या कवि लोग थे, वो आयुष्मान जय जयकार करते थे। अब फारसी भाषा के प्रभाव से वो भी इस प्रकार कहने लगे कि उमर दराज महाराज तेरी चाहिए, और बख्त बुलंद आदि शब्द उनकी जुबान पर भी नाचने लगे। शासन में जब फारसी आदि शब्दों का व्यवहार होने लगा तो उसका असर धीरे धीरे दरबार में और उससे आगे बढ़कर जनता पर भी आने लगा। ये तो हुई व्यावहारिक भाषा की बात। फारसी काव्य के शब्दों को भी थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना आरंभ किया। रीतिकाल में ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और बढ़ी, पर यह देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की सरसता का ध्यान रखने वाले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही कम स्थान दिया। परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखने वाले साधारण कवियों ने कहीं कहीं बड़े बेढंगे तौर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे हैं। कहीं कहीं खुशबोयन आदि उनके विकृत शब्दों को देखकर शिक्षितों को एक प्रकार की विरक्ति होती है और उनकी कविता गंवारों की सी रचना लगती है। शब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार सामग्री तक उठाकर रख ली है और उनके भाव भी बांधे गए हैं। तो शायरी में जो भाव होता है उसके शब्द तो उठाए ही, साथ साथ उसके भावों को भी जो कहते हो वहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। रस निधि कृत रतन हजारा में यह बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है। अब इसका एक उदाहरण है, रस निधि की जो रतन हजारा है उसमें ये बात अरुचिकर मतलब रुचिकर ना लगने योग्य इतनी है कि वो अरुचिकर लगने लगती है। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि भी यद्यपि फारसी के भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर उन्होंने उन भावों को अपने देशी सांचे में ढाल लिया है। बिहारी भी ऐसे भाव से बचे नहीं हैं, परंतु उन्होंने उन फारसी भावों को अपने देसी सांचे में ढाल लिया है, जिससे वे खटकते क्या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते। वो खटकते क्या, उनको खटकेंगे तब जब हम उनको लक्ष्य कर पाएंगे, जान पाएंगे, हम सहसा उनको जान भी नहीं पाते। उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली की है। अब उनकी जो बिहारी के दोहे हैं उनमें विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली जो है वो फारसी शैली की ही है, पर बिहारी रस भंग करने वाले बीभत्स रूप कहीं नहीं लाए हैं। पर वो रस भंग करने वाले बीभत्स रूप कहीं नहीं अपने काव्य में लाए हैं। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि रीतकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्व और सवैये ही रहे। रीतकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्व और सवैये थे। कवित्व तो श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया था। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा विभेद कर देने से उसमें दोनों के अनुकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रीतिकाल कवियों के प्रिय छंद कौन से हैं। तो कवित्व और सवैये जो पहले से चले आ रहे थे, रीतिकाल के कवियों ने भी उन छंदों को ही, कवित्व सवैयों को ही रहा। इनके प्रिय छंद कवित्व सवैया ही रहे। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा सवैया श्रृंगार और करुण इन दो कोमल रसों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। सवैया श्रृंगार और करुण कोमल रसों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। यद्यपि वीर रस की कविता में भी इसका व्यवहार कवियों ने जहाँ तहाँ किया है, इनके लिए तो उपयुक्त होता ही है, और कहीं कहीं पर वीर रस की कविता के लिए भी कवियों ने इसको प्रयोग किया है। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता रीतिकाल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इस काल में श्रृंगार की ही प्रधानता रही है, तो इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। अब यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कथन के रूप में भी। और श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुँचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। अब ये इसका कारण क्या था जो कि कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया? जनता की रुचि थी इसका कारण, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था, तो वो इसी में अपना रुचि लेने लगे थे। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यहाँ पर वीर और श्रृंगार रसों की कविता हुई इस काल में, पर प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल
को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ये यहाँ पर इन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई चाहे तो श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण इसे कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। तो आगे चलकर इसी को आधार बनाकर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को या कहें उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, क्योंकि ये आचार्य शुक्ल ने पहले ही इंगित कर दिया था कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीति ग्रंथों के अतिरिक्त जो रीति ग्रंथ हैं उनमें श्रृंगार की ही प्रधानता रही, तो अगर कोई श्रृंगार काल भी कहना चाहे तो इस काल को, इस युग को कह सकता है। तो इसी को आधार बनाकर आचार्य विश्वनाथ ने इसको श्रृंगार काल कह दिया। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे हम रीतिकाल के कवियों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल के साथ जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये सीरीज़ आप पूरी की पूरी इसी प्रकार देखते रहें।